नमस्कार दोस्तों, ओटवाइस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हाउ टू सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं वो सारे बारीक और वो सारे पेचीदा पॉइंट्स, वो सारे एरियाज जो कि कहीं ना कहीं एक सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए या उनके अंदर मास्टरी होनी चाहिए। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों को कवर करने के लिए या इन चीज़ों को कवर ना करने के बाद हम लोग देखते हैं कि एस्पिरेंट जो है वो अपने गोल से पीछे रह जाते हैं और कई कई बारी एग्जाम को क्लियर कर नहीं पाते, उसके नुआंसेस को समझ नहीं पाते हैं। तो आज से हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, आज से हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। हाउ टू की मीन्स किस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं, क्या क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट मिस कर देता है जिसके कारण उसका पेपर क्लियर नहीं होता है। सो आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, इट इज हाउ टू सॉल्व एन एमसीक्यू फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए दोस्तों, 99% जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, दे आर ऑल बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो जो सबसे पहला एग्जाम होता है, जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इट इज पार्ट ऑफ एमसीक्यू ओनली। और ये एमसीक्यू आपका पहला गेटवे है टुवर्ड्स मूविंग योर मूविंग टुवर्ड्स योर सिविल सर्विसेज ड्रीम। अगेन, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेज को ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो देन आपके लिए दरवाजे वहीं बंद हो जाएंगे एंड यू विल हैव टू अगेन वर्कआउट फॉर दी नेक्स्ट ईयर। दूसरे अगले साल जो है आपको दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको ये पर्टिकुलर ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आपको अपने पेपर में एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, क्या आपके एमसीक्यूज किस प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन एटलीस्ट हैव एन एज ओवर अदर पीपल जो कि पेपर दे रहे हैं। देखिए, ये एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना ये आपका एक्सपीरियंस के साथ आता है। 3 या 4 साल अगर आप पेपर देते हैं या 3 या 4 आप एमसीक्यूज वाले पेपर दे चुके हैं, तब जाके आपको ये जो है ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होता है कि एमसीक्यूज किस तरह के हैं और कैसे इनको अटेम्प्ट करना है। वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ सो दैट आपकी ये मुश्किलें आसान हो सके और आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में, अगर आप पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं अगले साल, या अगर आप अभी दे रहे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ सिविल सर्विसेज या आपके सिविल सर्विसेज यूपीएससी या एसपीएससी के लिए ही लागू नहीं होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ही लागू नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट हर उस एग्जाम के लिए लागू होता है जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव जहाँ पे आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगेन, इसको एमसीक्यू को समझने के लिए हम लोगों को इनको धीरे धीरे करके डिवाइड करना पड़ेगा। एमसीक्यू को एक थ्रेड बेयरली समझना पड़ेगा किस तरह के एमसीक्यूज हमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो मैं यूपीएससी क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन यूपीएससी जो है इट इज एपिटोम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखे जाते हैं उसी हिसाब से मैंने एमसीक्यूज की टाइप बनाई हुई है और उसी प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस कर सकते हैं। अगेन, क्योंकि बाकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कहीं ना कहीं इसी को एमुलेट करती है, इसी के पैटर्न को एमुलेट करती हैं। सो आई थिंक यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं दैट विल बी अ गुड एग्जांपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड किस तरह के आपको एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं। So, चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है एमसीक्यूज को बेटर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज को बेटर हैंडल करने का, इट इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एमसीक्यूज को समझना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा किस तरह के आते हैं। सो बेसिकली 6 तरह के आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी पेपर निकालोगे तो आपको ये 6 तरह के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। मैं आपको फटाफट से एमसीक्यूज दिखाता हूँ और देखते हैं कि हम किस तरह के एमसीक्यूज यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला टाइप आता है आपका द फैक्ट अटैक। अगेन, फैक्ट अटैक में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, सॉरी कोई आपके जो है मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे। आपको सीधा सीधा जो है पूछा होगा कि ये पर्टिकुलर चीज कहाँ पे होती है, या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के बारे में है, या ये सिंपल आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड आपको इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर इंस्टेंस ये 2019 के ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के। एंड इसमें आप देख सकते हो कंप्लीटली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वो कौन लेके आता है। अगेन, ये या तो आपको आता होगा या ये आपको नहीं आता होगा। सो इसमें जो है अगेन इट इज 50-50%।
सो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग 50-50 कैटेगरी में डालते हैं। दैट मीन्स ये या तो आता है, ये या तो नहीं आता है। एंड अगेन यूपीएससी में आप देखोगे प्रीडोमिनेटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले कम पूछे जाते थे, बट अब 2015 के बाद जो है हम 16, 17, 18 में देख रहे हैं, 19 में देख रहे हैं कि इस तरह के सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है जी। एंड इनमें भी जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्वाइट हाई है। दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी में जो कट ऑफ्स हैं वो काफी कंपैरेटिवली लो जा रही हैं, बिकॉज इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इनमें इजी क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरेटिवली इजी है। अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से प्रिपरेशन किया हुआ तो आपको पता होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, हम लोग आप लगाओ कि अगर आपने थोड़ा सा भी बेटर प्रिपेयर किया हुआ तो आप इसे कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम सब ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, बट सो अगर आपने बेसिकली पढ़ा होगा तो आपको चौहनदारों का पता है, कोट दीजी का पता है, हम लोगों को हड़प्पा का पता है, मोहनजोदारो का पता है, अमरी का पता है, बहुत सारी इस तरह की साइट्स का पता है। बट इन दोनों साइट्स के बारे में बहुत डिफिकल्ट है, किसी ने सुना भी होगा। ठीक है ना, सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर मैं डिफिकल्टी की कैटेगरी में डालूं तो दीज आर दी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज या तो आता है या तो नहीं आता है। इसमें आप बीच में कुछ नहीं खेल सकते हो, या आइदर इट इज येस और आइदर इट इज नो। आता होगा या नहीं आता होगा, दैट इज इट। एंड ऊपर से यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी विल ट्राई टू बी मोर एंड मोर कंफ्यूजिंग ऑन देयर पार्ट, या ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या करेगी, उसे टफ बनाने की कोशिश करती है। कई क्वेश्चन का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का क्या होता है, टफ बनाने की कोशिश करती है। जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें बेसिकली बहुत इजी, कोई कुछ नहीं पूछा हुआ है। इस तरह के कोई पर्टिकुलर पॉइंट या साइट पूछ लिए जहाँ पे जो कि आमतर लोगों को नहीं पता होता, शैलो नॉलेज वाले लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, सो आंसर इज सुहागिरी, सुहागुरा। बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट कि हम लोग आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, अगेन इसमें है सिंपल फैक्ट बेस्ड ही है, बट इट इज मोर सो कंसेप्ट पूछ लिया है ऑन अ सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन। सिंगल जो लाइन दिया है, ऑप्शन आपको दे दिया फटाफट से करने के लिए। फॉर इंस्टेंस उन्होंने पूछा है कि 21 जून को सन जो है वो क्या करता है, इनमें से कहाँ पे सन की रेस कहाँ पे होती है, किधर होती है, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। अगेन इसको अगर आपने थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा बेसिक लेवल से ऊपर पड़ी हुई है तो जो है आप इसे इजीली आंसर कर सकते हो। बट अगेन जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिकी दे रखे हैं। ऐसे इजी ऑप्शन नहीं है कि आप पहली बारी में देख के फटाफट कि भाई इंडिया को आज़ादी कब मिली, 1947, 48, इस तरह से नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पूछा है और उस कंसेप्ट के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है जी, सो इस तरह से हम लोग, जैसे अगर मैं आप पूछूं इंडिया की कोस्ट लाइन, अगर इंडिया की कोस्ट लाइन पूछ ली, कोस्ट लाइन कितनी है, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए 7516, 7517, 7518, 7519। सो ये जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा ट्रिकी दे रखे हैं। ठीक है, हरियाणा में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हरियाणा का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इसमें इवन पॉइंट्स में पूछा हुआ था। 16.56 7 किलोमीटर्स है, 16.75 किलोमीटर्स है, इस तरह से पूछा हुआ है टू मेक इट मोर ट्रिकी। सो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन के टाइप एमसीक्यू का टाइप होता है, इट इज द डबल ट्रबल। इसमें आपको क्या मिलेंगे, आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जनरली हमको दो आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे और इन दो आर्गुमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, असर्शन रीजनिंग के टाइप होगा, एंड सेकेंड इज नाइदर और बोथ टाइप का होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन किस तरह का है। फॉर इंस्टेंस आप इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज की आपको एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, एक असर्शन दे दिया कि जो अर्थक्वेक में जो वेव्स बनती हैं, जो एस वेव्स हैं, इनका शेडो जोन जो है वो बड़ा होता है पी वेव से। एंड रीजन दिया है कि एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती हैं, इसलिए इनका शेडो जोन जो है बड़ा होता है। अगेन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस और टू बेसिकली आंसर दिस। बट इसमें क्या किया है, एक ऑप्शन, एक आपको एक सेंटेंस, एक आर्ग्यूमेंट दिया है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट वो बताया कि ये क्या, ये आर्गुमेंट पहले वाले सेंटेंस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। सो ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, दोनों सेंटेंसेस ट्रू हैं अपने आप पे, दोनों आर्गुमेंट ट्रू हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। देन ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन ए ट्रू है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है, इसके ऊपर पूछते हैं। डायरेक्शन पहले दी जाती है इसके अंदर। यूपीएससी इसको पूछता था
16 से पहले पहले काफ़ी क्वेश्चन आते थे, बट अभी रिसेंट टाइम्स में 17, 18, 19 में मुझे ऐसे कोई क्वेश्चंस मिले नहीं असर्शन रीजनिंग के ऊपर, ठीक है जी। सो ये वाला जो पोर्शन है, आई डोंट नो मतलब वाई यूपीएससी हैज़ विड्रॉन, इन्होंने क्यों नहीं पूछे हैं ये, बट लास्ट 2 years में नहीं पूछे, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच प्रेजेंट इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हिमाचल प्रदेश में जो बहुत पूछे जाते हैं, एंड आपका जो पंजाब सिविल सर्विसेज है उसके अंदर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सो अगेन वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट जो है इट इज एक सिंपल आर्ग्यूमेंट दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो पूछा, वो 2 आर्ग्यूमेंट है बेसिकली, और ऑप्शंस में पूछा होता है कि क्या ये दोनों आर्ग्यूमेंट, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है पहले आर्ग्यूमेंट को उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। सेकंड में पूछा होता है कि दोनों सही है, सेंटेंसेस है, दोनों सही आर्ग्यूमेंट है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एंड इस तरह के ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। सो ट्रिकी क्वेश्चन है काइंड ऑफ। उसके बाद सेकंड आपका जो टाइप है इट इज नाइदर और बोथ। नाइदर और बोथ में क्या होगा, आपको 2 ऑप्शन दे देंगे, उनमें लिख बोल देंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को, इनमें से इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। ए पहली स्टेटमेंट दे दी, बी दूसरी स्टेटमेंट दे दी, और बोला बाद में कि इनमें से कौन सी सही है, ठीक है जी। ए पहली सही है सिर्फ, दूसरी सही है, दोनों सही है, या दोनों सही नहीं है। सो बोथ मीन्स दोनों सही है, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर डिफिकल्टी की रेंज बात करूं तो फैक्ट अटैक के बाद ये सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज 2 ऑप्शन है। अगर आपको एक भी ऑप्शन नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हो, अगर आपको एक ऑप्शन नहीं पता तो, ठीक है। एक ऑप्शन आपको लगता है कि ये मेरे को पता है, बिल्कुल बहुत सही है, यही इसका आंसर है, तो दैट इज गुड। बट अगर आपको दूसरा ऑप्शन नहीं पता तो आप फंस जाओगे वहां पे। सो अगेन ये 50-50 कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन देख लो क्या है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइव, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्ट्स थी, इनको रिवाइव करने में इसने हेल्प किया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई थी। सो अगेन ये दोनों ही जो हैं ट्रू हैं, अगर आपने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ी हुई है, बेसिक बेसिक उसका नेचर अगर आप देखा हुआ है, सो बोथ ऑफ देम आर ट्रू। बट अगर आपको एक भी नहीं पता, ठीक है, लेट अस कंसीडर आपको नेशनल काउंसिल वाले का पता ही नहीं है, सो अगेन आप कभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, चाहे आपको ये ऑप्शन पता हो। सो यहाँ पे जो है हम लोग कुछ जो एमसीक्यूज की टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी फैक्ट अटैक की तरह ही है, या तो आता है या तो नहीं आता है, सीधा क्रॉस पर जाता है, ठीक है कि नहीं। फिर हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, दिस इज टाइप 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़े। एंड ये क्या है, इसमें आपको मिलेंगे क्या, 3 ऑप्शंस, ठीक है। 3 तिगाड़ा मीन्स 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, और तीनों ऑप्शंस के ऊपर जो है कुछ पूछा होता है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है जी। सो फॉर इंस्टेंस आप ये देख सकते हो, चार्टर एक्ट 1813 के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 पूछा हुआ है, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। सो अगेन यहाँ पे आपको अगर 2 ऑप्शंस पता हैं तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है ना। एलिमिनेशन की ट्रिक लग जाती है अगेन, या फिर आपको पता है कि एक ऑप्शन गलत है, इफ यू आर वेरी मच श्योर कि आपको ये 2 ऑप्शन सही पता है और एक ऑप्शन गलत पता है, इट कैन बी डन थ्रू एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चार्टर एक्ट के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी थी, सिर्फ चाय को छोड़ के, चाय और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के, ये बिल्कुल सही है, तो मान लेते हैं हमको पता है, ठीक है। असर्टेड सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पावर, ठीक है, मान लीजिए ये हमको नहीं पता, ऑप्शन इसका हमको नहीं पता है तो छोड़ देते हैं। देन रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर टू बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसे कंट्रोल करेगी, नहीं, तो इन्होंने बोला था कि अभी जो है जो पावर है वो किसके पास थी, अभी भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। सो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन गलत है, तो अगर इमेजिन करो ये वाला ऑप्शन गलत है, आपको ये भी नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, आपको पता है ये ऑप्शन गलत है और ये आपको बाय हार्ट पता है कि मैंने कहीं पढ़ा था ये ऑप्शन गलत है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन कर दोगे, देखो यहाँ पे भी 3 है, ये गलत हो गया, यहाँ पे भी 3 ये गलत हो गया, यहाँ पे भी 3 ये गलत हो गया, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया आपका, ठीक है, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन नहीं भी पता है, फिर भी देयर इज अ चांस कि आप इसके साथ खेल सकते हो, इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के साथ खेल सकते हो। अगर आप एक ऑप्शन देखते हो कि ये ऑप्शन मुझे पता है और ये गलत है, या ये ऑप्शन मुझे पता है और ये सही है, 2 ऑप्शन मुझे पता है सही है या एक ऑप्शन गलत है, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को खेल सकते हो और देयर इज अ चांस कि वो सही हो जाए, ठीक है कि नहीं। सो देयर इज अ चांस यहाँ पे, सो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। सो आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपको आर्ग्यूमेंट्स के
इंक्रीज हो रहे हैं, 2 से 3 हुए तो आपने देखा कि यहाँ पे देर इज अ चांस कि आप इजीली इसको कर सकते हो। सो देर इज, इसी तरह से जैसे हम देखते हैं टाइप 3 के बाद टाइप 4 में आऊंगा तो हम देखेंगे कंपैरेटिवली जो चांस होता है आंसर निकलने का वो ज़्यादा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस हम लोग बात करते हैं, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम थिंग। टाइप 3 क्वेश्चन है आपका, 3 तिगाड़ा क्वेश्चन। सो आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3 कॉलोनियल रूल के ऊपर पूछा। हिस्ट्री क्वेश्चन ले लिया मैंने, अगेन 2019 यूपीएससी का क्वेश्चन लिया है मैंने, प्री का। सो अब देखो, महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। केम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को ऐड करने का या रिक्रूट करने का। एंड थर्ड जो है, सॉल्ट लॉ के टूटते ही जो है यहाँ क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश इंडिया। तो इनमें से कौन सी चीज सही है? सो सॉल्ट लॉ का ब्रेक किया था गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण, ठीक है, उस टाइम पे किया था। एंड हमने देखा था उस टाइम पे जो नेशनल कांग्रेस है उसको क्या कर दिया था, इसको हम लोगों ने क्या किया था, उसको जो है इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट हैपेंड। एंड अगर इसको हम लोग, आपको पता है कि ये जो है इलीगल डिक्लेयर हो गया था, ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। सो अगेन ये देखो, सही है, सही है, सही है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इन 3 ऑप्शन में से कोई है, राइट। सो आपको अगर पता चल जाए कि आपका सेकंड ऑप्शन सही है कि नहीं है, तो आपका जो है आंसर निकल सकता है। सो लॉर्ड कैम्सफोर्ड का वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, ठीक है जी। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन कि यहाँ पे आपका इंडियंस को रिक्रूट करना चाहिए। सो अगेन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं था, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके टाइम पे महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, ठीक है कि नहीं। तो अगर ये पता है आपको, तो अगेन आपका जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है 2 में। सो ये दोनों जो है आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। आपका आंसर बचता है 1 एंड 3। अगेन ये भी पता है आपको, फर्स्ट वाला पता है, तब भी आप इसको इस तरह से आगे मूव कर सकते हो। अगेन इसमें जो है ऑप्शन ज्यादा, मैं ये सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन ज्यादा खुल जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, पर्टिकुलरली एक आपको एक जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया, ठीक है, काइंड ऑफ मैच द फॉलोइंग में। पर ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, इसमें बेसिकली पूछा है कि इन ये दोनों जो है कौन में, इनमें से कौन से करेक्टली हम लोगों ने मैच किए हुए हैं। ब्लूफिन महसीर कावेरी नदी में मिलती है, इरावदी डॉल्फिन आपको चंबल रिवर में मिलती है, रस्टेड स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन है, अगेन इसमें भी हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। जैसे इरावदी डॉल्फिन तो हमें पता है बॉस, चंबल नदी में किसी तरह मिल ही नहीं सकती, नाम का है इरावदी, कहाँ पे मिलेगी आपको, अराउंड इरावदी नदी के आसपास में मिलेगी, जो कि कहाँ पे है आपकी, इट इज इन दी बर्मा रीजन, ठीक है। सो वहां पे मिल सकती है, इवन बांग्लादेश में मिल जाएगी, बट चंबल में मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। चंबल में आपको क्या मिलती है, आपको इंडस डॉल्फिन मिल जाती हैं। सो सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, से सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया, इजी ऑप्शन में एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द ट्रिक। जिस तरह ऑप्शन बढ़ते रहते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट बढ़ते रहते हैं किसी क्वेश्चन में, देयर इज अ चांस कि उन्हें इजीली क्रैक किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप 4 आपका, दिस इज रोरिंग फोर्स। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे, 1 2 3 4। पूछा हुआ है कि जो क्रॉप्स हैं इनको जलाने के बाद या बायोमास से इसको जलाने के बाद इनमें से कौन सी गैस जो है वो निकलती है, एटमोसफेयर में कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। सो ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, मिथेन, कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चारों ही निकलती हैं। अगेन इजी क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हो। कार्बन मोनोक्साइड तो आपको पता ही है, जब आप बर्न करोगे बायोमास को तो इसमें से कार्बन मोनोक्साइड निकलना लाजमी है। सो अगेन कार्बन मोनोक्साइड जो है वो निकलेगी निकलेगी। सो 1, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है आपका, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, बाकी 3 बचे आपके पास। मिथेन निकलना, ठीक है। मिथेन अब यहाँ पे थोड़ा डाइसी है कि मिथेन निकलेगी कि नहीं, क्योंकि कंबस्ट हो जाएगी, बट मिथेन भी निकलती है जितना मुझे पता है। सल्फर डाइऑक्साइड, बिकॉज लॉट ऑफ आपके इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो बर्न होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सो अगेन 4 आंसर है, अगर 4 आंसर है तो क्या हुआ, ये एलिमिनेट हो गया। एंड अगर आपको पता है 2 या 3 का भी, सो आंसर ये निकल के आता है। सो अगेन यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड लग जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाना यहाँ पे भी कंपैरेटिवली इजी है, दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आर्ग्यूमेंट ज्यादा दिए होते हैं, आई फील दे आर मच मच मोर इजियर टू डू एज कंपेयर टू द फर्स्ट टू सेकंड टाइप, दैट इज फैक्टर टाइप और दी नेगेशन वंस, ठीक है। जैसे कि ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन देखा, खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया के बारे में पूछा हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, कि राइस कल्टीवेशन का एरिया जो है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट ही है बॉस। अगर हम बात करते हैं इंडिया में क्रॉप्स की, तो फूड क्रॉप 60% ऑफ द क्रॉप्स है, और फूड क्रॉप्स का भी जितना एरिया है 40% ऑफ टोटल जो फूड क्रॉप्स का एरिया है
इट इज अंडर राइस ओनली। सो अगर पहला आंसर तो बिल्कुल सही है, तो आपका ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आपका बचा ही दो ऑप्शंस, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हम लोगों को इसको एलिमिनेट करना है। देखो आगे देखते हैं। देन कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड्स, पता नहीं इतना डीप में, अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो ये दो ऑप्शन दूसरा वाला जो है वो ट्रिकी, ठीक है, इसको नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। अगेन और देख लो, एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर केन, कॉटन का कल्टीवेशन शुगर केन से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग अभी, एरिया ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन है स्टेडली डिक्रीज, ये देखो ये है आपका इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। हम कोई भी सिंपल जिसको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत भी पता है, उसे पता है कि शुगर का कल्टीवेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इवन हम लोग ड्राई फेड एरिया, ड्राई एरियाज के अंदर भी शुगर केन उगा रहे हैं, तो इसका कल्टीवेशन एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। तो आपका 4 जो है वो गलत है ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन गलत है, तो आपका ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं एंड आपका 1 एंड 3 आंसर बचता है। मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप सीधे सीधे क्या करो, अगर आप ट्रिक कर रहे हो, ऑप्शन को पढ़ रहे हो या फिर आपका एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, सारे को पढ़ लिया, 1 2 3 4 सारों को पढ़ा, ऑप्शन देखिए आपने, ऑप्शन देखिए तो कौन से आपको हर एक में मिल रहा है। जैसे कि आपको 4 देखो, 4 3 में मिल रहा है, 3 ऑप्शंस में 4 मिल रहा है, तो अगर 4 के ऊपर ही सबसे पहले फोकस करो, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद, चारों आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद इसको फोकस करो। एरिया अंडर शुगर कल्टीवेशन है स्टेडली डिक्रीज, सोचो इसके बारे में कि शुगर केन का एरिया डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये नहीं मैं कह रहा कि 100% सॉल्व हो जाएगा, बट मोर चांसेस आते हैं कि आप इसे सॉल्व कर लोगे। शुगर केन इंक्रीज हो रही है, तो ये गलत हो गया, सीधा ही आंसर निकल गया आपका। सो इस तरह की ट्रिक्स जो हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत फोकस करता है मल्टीपल आर्गुमेंट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। एंड इससे हम लोग इसको बेटर इजीली बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं, दैट इज वाई जो डिजर्विंग स्टूडेंट भी हैं वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस तरह के नुआंसेस नहीं पता होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं, दिस इज टाइप 5, दिस इज हम 5, एंड ऑब्वियसली बात है इसमें हमने क्या मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे 5 ऑप्शंस, और इन 5 ऑप्शंस के ऊपर आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। सो अगेन हम लोग देखते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5, एंड बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो है ऑप्शन हमने पूछे हुए हैं सीज और उसके बाद की एडजॉइनिंग कंट्रीज, ये आपको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। सो अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नो डाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा बहुत ज्योग्राफी ढंग से पढ़े तो हम लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे। आगे अगली हाउ टू सीरीज में हम लोग यही बातें करने वाले हैं कि आप सिलेबस किस तरह से कवर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है कवर करने के लिए, उस वाले पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। बट अगर आपने थोड़ा ढंग से कवर किया हुआ है तो ये भी हम बताते हैं कि आपको सीरीज और ये जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनको बहुत ईजिली और बहुत इनको जो है डीपली आपको प्रिपेयर करना है। सो अगेन रेड सी सीरिया, बिल्कुल रेड सी और सीरिया, ठीक है। रेड सी सीरिया में मिलता है, नहीं सीरिया यहाँ पे नहीं मिलता है, सो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेट करके देखो, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, यस मोरक्को इज पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, तो फिफ्थ जो है वो इट इज विच पेयर करेक्टली मैच्ड, फोर्थ जो है वो करेक्टली मैच्ड है, बिल्कुल ठीक है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान में है, ये भी ठीक है, तो थर्ड भी ऑप्शन सही है। एंड ब्लैक सी क्रोएशिया में है कि नहीं है, तो मुझे पता है कि ब्लैक सी जो है क्रोएशिया जो है वो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे नहीं मिलता, तो 2 ऑप्शन गलत है, मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन गलत है। अगर आपको नहीं लगता तो एड्रियाटिक और अल्बानिया के ऊपर आएगा। काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट 2 ऑप्शन इसमें ईजी है, तो आप इसे खेल सकते हो, ठीक है कि नहीं। अगर आपको पता है कि ब्लैक सी क्रोएशिया में नहीं है, तो आप पहले ही देख के एलिमिनेट कर सकते हो। देखो तीनों में 2 है, अगर आपको पता है ब्लैक सी क्रोएशिया में है ही नहीं, तो सीधे सीधे एलिमिनेट ही हो जाते हैं, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इजीली लग जाते हैं। देन कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, सेम वही आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स दे दिए और रिवर्स दे दिए, इनको बोला है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है। अगेन आप देखो ऑप्शंस में, ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़े से ज्यादा ट्रिकी हैं, क्योंकि हर एक में आपको सारे ऑप्शन नहीं मिल रहे। फॉर इंस्टेंस 3 2 में है, थर्ड ऑप्शन जो है ये, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट वो 2 ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड आर्ग्यूमेंट भी 2 ऑप्शन में दे रखा है, वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट भी 2 में दे रखा है, फिफ्थ आर्ग्यूमेंट भी 2 में दे रखा है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट भी 2 में दे रखा है, 2 ऑप्शन में। सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड निकाल के डालना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ये क्वेश्चन नो डाउट मैं मानता हूँ आपको जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको आप लोग एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है। अगेन लेट अस नॉट सॉल्व दी एमसीक्यूज, मैं आपको बस आपको बताना चाहता था कि किस तरह से आपको ऑप्शंस एमसीक्यूज आते हैं। देन उसके बाद दिस इज कैच द मैच, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली मैचिंग के बारे में बोल देते हैं। आपको यहाँ पे 2 साइड दे रखी होंगी, जनरली 2 साइड दे रखी होती है, तो बोलते हैं इनमें से कौन सी मैचिंग है, उसमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, या इनको बेसिकली हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सो अगेन
आपको रीसेंट जो आपका टाइप 6 कैच द मैच क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कैच द मैच में आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है यूपीएससी में। इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें जो है स्टेट्स पूछे हुए हैं और फॉरेस्ट कवर के हिसाब से आपको स्टेट को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सो अगेन फॉरेस्ट कवर जो है ये आपकी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हर 2 साल के बाद आती है। इसमें हम लोग इसे कवर करते ही हैं। सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कवर करी है तो। ठीक है, सो ये जो है आपके 6 टाइप्स हैं। बट उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज अ नेगेशन बॉम्ब। ये इन्हीं 5 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा, यही 5 क्वेश्चन है। बट इन 5 क्वेश्चन में एक छोटी सी जगह हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं इनकरेक्ट क्या है या इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। और हम लोग कई बारी क्या करते हैं, उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर में हम लोग ये निगेशन वाला पॉइंट भूल जाते हैं और गलत ऑप्शन को मार्क कर देते हैं दोस्तों। तो ये नहीं करना है दोस्तों। आपको वैसे बहुत ईजी लग रहा होगा बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, ये देखना बहुत जरूरी है। दिस इज अ नेगेशन बॉम्ब एंड अगर आप इसे नहीं फोकस करोगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल लूज अ मार्क इन योर एमसीक्यू। सो ये देखने में बहुत इजी लग रहा होगा बट अगेन बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, इवेंचुअली वो लोग बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं बट एग्जाम टाइम पे प्रेशर के टाइम पे क्या करते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को नहीं याद रखते हैं, नेगेशन का या फिर करेक्ट इनकरेक्ट का याद नहीं रखते हैं एंड वो ऑप्शंस गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 19 में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, सो ये जो है इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सीधा जो है आपका फैक्ट अटैक क्वेश्चन है बट है क्या, इनकरेक्ट या नेगेशन पूछा हुआ है। ठीक है, सो ये जो है आपके 5 अच्छे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नेगेशन बॉम्ब जो है दे आर पार्ट ऑफ दैट टाइप ओनली बट दीज आर दी मेजर टाइप जो हम लोग देखने को जो हमें जो है ऑप्शंस या जो हमें क्वेश्चंस यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या स्टेट सर्विसेज में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, सो अगर मैं यूपीएससी के ट्रेंड्स की बात करूं तो दिस इज यूपीएससी के ट्रेंड 2018-2019 2 साल के मैंने ट्रेंड कलेक्ट किए हैं। बट अगेन मोस्ट ऑफ अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन देखोगे सो दे आर व्हाट फैक्ट अटैक के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इंक्रीज हो रहे हैं फैक्ट अटैक के ऊपर क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 40-50% जो क्वेश्चंस आए वो सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं। कोई सिंगल आर्गुमेंट क्वेश्चन है, ए बी सी डी सीधा पूछा हुआ है। डबल ट्रबल जो है वो भी काफी है, आपको ऑप्शन मिल रहे हैं अराउंड लाइक आपको अराउंड 16 to 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। जो आपका 3 तिगाड़ा क्वेश्चंस हैं वो भी आपको काफी देखने को मिल रहे हैं बट 4 and 5 क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली डिक्रीज हुए हैं विद टाइम। सो तभी एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं इनको प्रिपेयर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत ज्यादा वाइड कवरेज करने के बाद भी पता नहीं कहाँ से पूछ लेंगे कैसे पूछ लेंगे, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वाइड है। दैट इज वाई जितने ज्यादा ये इंक्रीज होते हैं, जैसे रूल ऑफ थंब, जितने ज्यादा आपके सिंगल पॉइंट क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं उतना ही कट ऑफ आपको नीचे जाते दिखते हैं बिकॉज वहां पे कैंडिडेट का स्किल, एक ब्रॉड बेस्ड का स्किल नहीं दिखता है। और हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी में क्या हो रहा है, इस तरह के सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। 41 थे, 41 भी बहुत ज्यादा है, उसमें 48 हो गए। और ये इजी क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज्यादा सिंपल करंट अफेयर पूछा है, कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स करंट अफेयर पूछ रहे हैं इसके अंदर। सो दैट इज वाई हम लोग देखते हैं कि जो कंपैरेटिवली कट ऑफ से वो कम हो रही है क्योंकि फैक्ट अटैक एंड डबल ट्रबल टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ जो क्वेश्चन है वो इन्हीं का कवरेज है। एंड ये जो क्वेश्चन जिसमें आप कंपैरेटिवली ट्रिक्स लगा सकते हो वो जो है कंपैरेटिवली कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड हम लोग देखते हैं पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज्यादा सिंगल लाइनर सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बट यहाँ पे जो सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है कंपैरेटिवली इजी होते हैं तो उन्हें करना इज काइंड ऑफ इजी, जो कि थोड़े ज़्यादा अच्छे जीएस को कवरेज कर रखा है वो लोग कर सकते हैं बट यूपीएससी में कंपैरेटिवली टफ है। हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें या फिर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा, जितने मैंने लास्ट ईयर्स में ट्रेंड एनालाइज किया है, इसमें आपको अगेन इस तरह के ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है वो आपको 3 तिगाड़ा टाइप होंगे या रोरिंग फोर्स टाइप होंगे या डबल ट्रबल टाइप होंगे। सो ये जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा यू कैन से आप इसको ज़्यादा ट्रिक से अटेम्प्ट कर सकते हो और एक अच्छा स्प्रिंट जो है इसमें कवरेज अच्छी कर सकता है। ठीक है, सो ये जो आपको थोड़ा बहुत ट्रेंड्स है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हाउ टू डू इट। आपको टाइप्स पता चल गई है। सेकंड पार्ट दैट इज कि एक्चुअल में जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसे किस तरह से कवरेज करें। सो जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो
आपको 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 राउंड अटेम्प्ट होना चाहिए आपका, पहली बारी में ही सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। 3 राउंड अटेम्प्ट आपने लेना है। सबसे पहले राउंड में आपको क्या करना है, ओनली 100% श्योर क्वेश्चंस को ही कवर करना है। ओनली 100% जो आपको पता है कि 7% ये मेरा सही आंसर, जैसे हमने पीछे देखा एलिमिनेशन में सही हो गया, या फिर हमको फैक्ट वाला क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, वही करने हैं। 100% वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो। 3 बारी रीडिंग लेनी है। क्वेश्चन पेपर मान लो 100 क्वेश्चन हैं, 3 बारी रीडिंग लेनी है हम लोगों को। ठीक है, मैं मान रहा हूँ आप एवरेज से अच्छे स्टूडेंट हैं, तो 3 बारी आपको अटेम्प्ट लेना है अपने क्वेश्चन पेपर को। 3 बारी अटेम्प्ट लोगे क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या 100% श्योर किया। लेट अस अज्यूम कि आपने अच्छी तैयारी करके जो एक अच्छा एस्पिरेंट होगा, और अगर पेपर का लेवल मीडियम है तो हम लोग देखेंगे अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लेगा पहली बारी में। 40-50% के आसपास में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट में। ठीक है ना। देन उसके बाद आता है सेकेंड राउंड ऑफ अटेम्प्ट। सेकेंड राउंड ऑफ अटेम्प्ट में क्या करना है, आपको चेक करना है जिसमें आप 70-80% श्योर हो कि यार ये मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है और ये मैं कहीं ना कहीं कवर कर चुका हूँ। तो अगेन हम लोगों को पहला अटेम्प्ट किया, उसका देख चेक किया कि कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास 100 क्वेश्चन थे, मैंने पहला अटेम्प्ट लिया, उसमें मैंने अराउंड 40, लेटेस्ट अज्यूम मैंने 45 क्वेश्चन करे। 45 क्वेश्चन करे, 100% श्योर हूँ। 100% श्योर में क्या होता है कि सक्सेस रेट क्या होता है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास में होता है। तो आप इसमें से 45 में से लेटेस्ट अज्यूम 37-38 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। 5-6 गलत हो जाते हैं, क्योंकि कई बारी क्या होता है आप 100% श्योर है, बट स्टिल कई बारी नॉलेज मिसमैच हो जाती है। फिर राउंड 2 में जाते हैं हम लोग, उसमें क्या करेंगे 70% श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें जनरली आप फैक्ट वाले क्वेश्चन को नहीं छेड़ोगे, क्योंकि वो तो आते हैं या वो नहीं आते हैं। ठीक है ना। 70% श्योर वाले क्वेश्चन छेड़ दो। जनरली आप 3 तिगाड़ा क्वेश्चन छेड़ोगे, या फिर हम 5 वाले क्वेश्चन छेड़ोगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये ऑप्शंस एलिमिनेट भी हो रहे हैं इस तरह से। तो आप उन ऑप्शंस को या उन क्वेश्चंस को आप क्या करते हो, अटेम्प्ट करते हो। और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितना आपने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, पहला पेपर आपने देखा, साथ साथ में हर एक क्वेश्चन देख रहे हो। आपने पहला क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन टिक कर दिया कि ये 100% जो पता है, आपने अपना अपना OMR शीट लिया, उसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। जो 70% वाला उसको हमने ऐसे टिक करके 70% लिख दिया। ठीक है, कि मैं अभी सेकेंड राउंड में इसको आगे पहले देखूंगा। आपने पहले राउंड में सारा पेपर देखना है, बट आपने अटेम्प्ट वही करना है जो आप 100% जानते हो। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, जो आपने 70% लिखे होंगे कि 70% मुझे पता है, ये मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, आप दोबारा उन क्वेश्चंस के ऊपर आओगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। 45 मान लीजिए वो 15-16 क्वेश्चन इस तरह के थे, वो आपने अटेम्प्ट करे और आपका अटेम्प्ट हो गया 60 नाउ। ठीक है, 60 नाउ सारे भी नहीं करे 70% वाले, आपने मोटा मोटा जो है उसमें लेट अस अज्यूम आपके 20 क्वेश्चन इस तरह के थे जो आपको 70% पता थे, उसमें आपने 15 क्वेश्चन कर डाले। सो नाउ योर अटेम्प्ट इज 60%। ठीक है, साथ साथ में लिखना है कि देखना है कि मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अराउंड 80% या 75 to 80 क्वेश्चन करना है। 75 to 80% पेपर अटेम्प्ट करना है विद हिट रेट ऑफ 80%। 75 to 80% के हिट रेट के साथ दिस इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप अपना पेपर क्लियर कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% के आसपास में कट ऑफ चाहिए होती है, या इससे ऊपर रखना होता है अपने को। फिर देन देर इज थर्ड अटेम्प्ट, जिसमें अब आप क्या करोगे, अगर आपने 70-75 पेपर कर दिया है तो टेक अ कॉशन, ज़्यादा आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन और कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। अगर आप 60 में फंसे हुए तो आपको कुछ क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे। लेट अस अज्यूम 10 मोर क्वेश्चंस यू डू। एंड इसमें आप देखोगे कि आप कौन से कवर कर रहे हो। अब आप 50% वाले कवर कर रहे हो, कि जो आप 50-50 है टाइप की, यार ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि एक अच्छा एस्पिरेंट क्या होगा, एक अच्छे एस्पिरेंट की तैयारी में आप लोग देखोगे कि 50-50 का मतलब क्या है, कि वो अगर उन मान लीजिए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है 50-50 वाले, पर उसका नेगेटिव नहीं होगा, वो सारे 10 गलत नहीं करके आएगा। वो अगर 3 सही कर लेगा और 7 गलत भी कर देगा तो भी उसका कोई नंबर बढ़ा नहीं, बट उसका कोई नंबर घटा भी नहीं। ठीक है ना। और अगर उसने 5 क्वेश्चन सही 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसके कुछ पॉजिटिव में ही मार्क्स आते हैं। अगर नेगेटिव 2/3 नेगेटिव और 1/3 नेगेटिव है, तो अगर 5 सही 5 गलत होगे फिर भी उसके कुछ पॉजिटिव मार्क्स हैं, तो इसे कर लेना चाहिए अपने को। ठीक है, स्पेशली अगर हम 60 पे बैठे हैं। तो हमने लेटेस्ट अज्यूम हमने 10 और इस तरह के अटेम्प्ट कर लिए, और अब हमारा जो अटेम्प्ट है वो 70 के आसपास में हो गया है। हमने तीनों राउंड्स करने के बाद 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको 75 to 80% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। डिपेंड करता है कि आपने आपका पेपर किस तरह का है। अगर पेपर टफ लेवल का आया हुआ है तो आपको अराउंड 70 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करना है। अगर कंपैरेटिवली इजी है तो आप 75 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत ही ईजी है तो आप 90% के आसपास में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव नहीं है तो सारे करो, बट नेगेटिव है
होनी चाहिए, मेरे को तो लगता है नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज नेगेटिव होने से क्या होता है कि वो एलिमेंट ऑफ लक जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, अब आप अपने स्किल पे खेलते हो, ये स्किल है जो आप डेवलप करोगे। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू गॉट टू बेसिकली अटेम्प्ट योर पेपर। एंड अगर इस तरह से करोगे, एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करोगे, तो आई एम श्योर कि आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगे जिससे सीरियस एस्पिरेंट्स बाहर हो जाते हैं। राइट, देन मूव करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये पार्ट नहीं किया हो तो पहले दो पार्ट तो भूल जाओ। ठीक है, प्रिपेयरिंग सिलेबस थरली। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड सिलेबस थरली, आई एम श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द पेपर, चाहे आप जितनी मर्जी ट्रिक्स लगा लो। दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको अपना सिलेबस को थरली कवर करना है। ठीक है जी, ये सिलेबस, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, सिलेबस को थरली कवर करोगे तभी जाके आप ये ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज दिस। इस चीज के लिए भी हमने हाउ टू सीरीज का एक पर्टिकुलर वीडियो करा है, वो आपको आई बटन में दिख रहा होगा, एंड इसको जाके चेक करोगे किस तरह से आप अपने सिलेबस को बहुत होलिस्टिकली कवर कर सकते हो, ये हम बताएंगे आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में। फाइनली बात करते हैं अपने पार्ट 4 के बारे में, हाउ टू अटेम्प्ट एन एमसीक्यू इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 4 में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इट कैन नॉट बी ओवर एम्फोसाइज। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की जो मैंने पीछे ट्रिक्स बताई, इनको यूज़ नहीं करोगे, इनके साथ खेलोगे नहीं, इनको कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं करोगे, तो फायदा कुछ नहीं है। अगेन यू विल, अगर इस चीज़ को आप पेपर में जाके अटेम्प्ट करोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन ने कहा था, तो गिव मी 6 hours to chop down a tree, तो आई विल शार्पन दी एक्स फॉर 4 hours। अगर मुझे 6 घंटे देते हो किसी पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करूंगा। दैट मीन्स प्रैक्टिस, अपने आप को शार्प करना है, अपने आप को उस पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाना, वो बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बहुत एफिशिएंटली काम कर पाओगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे एमसीक्यूज की? एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, वहां से क्वेश्चन देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये सारे जो मैंने चीजें पीछे बताई हैं, इनको लगाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस सेट्स लेके आओ, प्रैक्टिस सेट, फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट्स लेके आओ। कहीं से कोई क्वेश्चन पेपर्स निकलते हैं, कहीं से कोई एमसीक्यू का टाइप आपको पुराना टेस्ट पेपर मिल जाता है, उसको लो, उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बैंक्स लेके आओ, ज्योग्राफी कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक्स निकालो, उसके अंदर से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितने ज्यादा आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपका एक्टिव लर्निंग होगा, और आपको जो है ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगा, और आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर पाओगे, अपने इसके स्किल को एनहांस कर पाओगे। फाइनली मॉक टेस्ट दो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दो। मैटर ऑफ फैक्ट, जो सीरियस एस्पिरेंट, सीनियर एस्पिरेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं पता है? वो एक बार ही प्रिपरेशन फर्स्ट सेकंड ईयर्स में अपनी प्रिपरेशन करी होती है, उसके बाद थर्ड ईयर में ऊपर ऊपर से रिवाइज करते हैं, देन दे गिव दी मॉक्स। जितना ज़्यादा मॉक दे सके उतना देते हैं। जो मॉक्स में क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसको जो है वहाँ जाके न्यूज़ अपना पर्टिकुलर बुक से पढ़ते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। सो मॉक्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू। 4 मैंने पार्ट डिस्कस करे। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द एमसीक्यू, सेकंड इट इज टू मेक श्योर कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर के अंदर एमसीक्यू को। थर्ड हमने देखा कि यू नीड टू प्रिपेयर सिलेबस वेरी वेरी अर्नेस्टली, एंड फोर्थ यू नीड टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एन एमसीक्यू इन अ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, मॉक टेस्ट देके आने हैं। ठीक है, जहां पे मॉक मिलता है देके आओ बॉस। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से टू यू पीपल। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, एंड आई होप ये आप सेशन आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इससे थोड़ा बहुत आपके एमसीक्यूज का फियर निकला होगा। बहुत लोगों को है, बहुत मानते कोई नहीं है, एंड आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज subscribe to us and press that bell icon, and we will be continuing our how to series on all other aspects जो हमें लगता है कि important है। Thank you very much, all the very best।